इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 9 और अध्याय का नाम है दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियाँ। इसमें सबसे पहले कबीर जी का दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिरे थोथा दही उड़ाए। इसका अर्थ है, जिस प्रकार से सूप द्वारा अनाज रख भूसे को उड़ा दिया जाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति गुणों को धारण कर दोषों का परित्याग कर देते हैं। आगे इसमें मल्ली और उसकी बहन बल्ली अपनी गर्मी की छुट्टियों को लेकर उत्साहित हैं। इसमें यहाँ पर दो जिज्ञासु बच्चे दिखाए गए हैं, मल्ली और उसकी बहन बल्ली। उनके माता पिता ने भारत के विभिन्न भागों में रह रहे अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने की योजना बनाई है। वे सदैव अपने मित्रों और रिश्तेदारों से के संपर्क में रहते हैं। उनके माता पिता हैं, सदैव जो है अपने मित्रों के से और रिश्तेदारों के संपर्क में रहते हैं। क्या आप भी अपने प्रियजनों के संपर्क में रहते हैं? उनका पहला पड़ाव हरियाणा में है, जहाँ मल्ली और वल्ली की नानी जी का घर है। सबसे पहले वो हरियाणा में आते हैं और हरियाणा में मल्ली और वल्ली जी दो हैं, जिज्ञासु बच्चे हैं, उनकी नानी का घर है। उनका घर बड़े बड़े खेतों से घिरा हुआ है। वे आंगन में जमा विभिन्न प्रकार के अनाजों की ढेरियां देखकर खुश हो जाते हैं। उनकी मामी जी और मामा जी समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ अपने हाथों से चावल और गेहूं जैसे अनाजों से कंकड़ और भूसी अलग करने में व्यस्त हैं। मल्ली और वल्ली यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। उनकी नानी जी उनकी जिज्ञासा देखकर समझती हैं कि हम इन कंकड़ों को इसलिए निकाल रहे हैं कि वे अनाज पकाने के योग्य हो सके। क्या भी अनाज को पकाने के योग्य हो सके, इसलिए वो उसको निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है और ये हाथ के द्वारा अनाज में से कंकड़ और पत्थर जो है सभी मिलकर के निकाल रहे हैं। वे घर के आसपास के क्षेत्र में घूमते हैं, खेतों और मवेशियों को देखते हैं। उन्हें व्यस्त रखने के लिए नानी जी उन्हें आंखें बंद करके अनाज से छोटे कंकड़ चुनने के लिए चुनौती देती है। उन बच्चों को खेल खेल में उनकी नानी जी कहती है कि आप अपनी आंखें बंद करके अनाज के छोटे कंकड़ जो है अनाज में से छोटे कंकड़ जो है चुने। इससे आगे यहाँ पर है, किसी ठोस पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं, जैसे गेहूं और चावल में से हाथ द्वारा छोटे कंकड़ और भूसी अलग करने की प्रक्रिया हस्तचयन कहलाती है। तो इसमें क्या है भी, जो कोई भी ठोस पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं, क्या मिले होते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए होते हैं। ठोस पदार्थ मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का उसमें मिले हों, किसी भी अनुपात के अंदर मिले हुए हों तो उसे मिश्रण कहते हैं। सबसे पहले क्या है, मिश्रण की परिभाषा क्या है भाई? ऐसे पदार्थ मतलब ऐसा मिश्रण क्या है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों, उनको कहते हैं मिश्रण। तो यहाँ पर है, मिश्रण की परिभाषा वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं, जैसे कि गेहूं और चावल, ये मिश्रण की परिभाषा है। हाथ द्वारा छोटे कंकड़ और भूसी अलग करने की प्रक्रिया हस्तचयन कहलाती है। तो एक प्रश्न तो इसमें यहाँ पर बन गया था भी, मिश्रण किसे कहते हैं? क्या बने प्रश्न, मिश्रण किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है हस्तचयन। दूसरा क्या है? हस्तचयन। हस्तचयन किसे कहते हैं? तो इसमें है, किसी ठोस मिश्रण में से हाथ द्वारा छोटे कंकड़ और भूसी अलग करने की प्रक्रिया हस्तचयन कहलाती है। तो हम इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं इन प्रश्नों को। प्यारे बच्चों, भाई हस्तचयन क्या है? किसी ठोस मिश्रण में से हाथ द्वारा छोटे कंकड़ और भूसी अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, हस्तचयन कहलाती है। यह कणों के आकार, रंग और आकृति के अंतर के आधार पर किया जाता है। हम उनको कब चुन सकते हैं, दो पदार्थों को अलग कब कर सकते हैं?
उनके छोटे कंकड़ जो है छोटे या बड़े होंगे, कण जो है छोटे बड़े होंगे, उनका रंग अलग होगा, आकृति अलग होगी। तो 3 प्रक्रिया के आधार पर, किसके आधार पर है? 3 बातों के आधार पर, कणों के आकार पर, रंग और आकृति के अंतर के आधार पर हम इसको अलग कर सकते हैं। तो इसमें से ये प्रश्न एक और बन जाता है यहाँ पर कि मिश्रण में से आप अशुद्धियों को किस तरह से अलग करोगे? कणों के आकार पर, रंग और आकृति के आधार पर, इस तरह से। यदि प्रति किए जाने वाले कण कम मात्रा में हो तो सहजता से उगाए जा सकते हैं और हाथ से चाटना एक सुविधाजनक विधि सिद्ध हो सकती है। दोपहर के खाने में मल्ली और वल्ली को गर्मा गर्म पुलाव परोसा जाता है। पुलाव खाते समय नानी जी देखती हैं कि मल्ली पुलाव में से साबुत काली मिर्च निकालकर प्लेट के किनारे पर रख देती हैं। अब यहाँ पर जो है क्या है, ये दोनों बच्चे हैं, यहाँ पर पुलाव इनको सौंपा गया है। इस पुलाव में क्या है, साबुत काली मिर्च डाल दी गई है और ये बच्चे क्या करते हैं, काली मिर्च को उसमें से बाहर निकाल देते हैं। जो उनको पुलाव दिया गया है उसमें से काली मिर्च को क्या है, निकाल देते हैं और किनारे पर रख देते हैं। आगे है, वल्ली मजाक में कहती है, वहाँ यही हाथ से चयन की करने की विधि है। भाई हाथ के द्वारा उन्होंने काली मिर्च उसमें से बाहर निकाल ली, इसी को कहेंगे हाथ से चयन करने की विधि। अच्छी है, नानी जी उन्हें काली मिर्च के लाभ बताती हैं और वल्ली को इसे भी खाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कुछ समय पश्चात उनके मामा जी उन्हें खेतों में ले जाते हैं, जहाँ वे काटे गेहूं जैसे गेहूं के फूलों के गट्ठरों का अवलोकन करते हैं। वो क्या देखते हैं, वहाँ खेत के अंदर जो गेहूं कटी हुई है, फसल कटी हुई है और उसके जो पूले बनाए गए हैं, पूले गट्ठर बनाए गए, उनको देखते हैं। कुछ फूलों को धूप में सुखाने के लिए फैलाया जाता है। दोनों एक एक पुला उठाते हैं और उसे में लगे अनगिनत दाने देखते हैं। कुछ किसान पुलों को एक बड़े लकड़ी के गट्ठर पर पीट रहे हैं। जिज्ञासावश वल्ली मामी जी से पूछती है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। आगे है यहाँ पर, मामा जी समझते हैं कि वे दाने पृथक करने के लिए पुलों को पीट रहे हैं। पुलों से दाने पृथक करने की है प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। प्रश्न है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? थ्रेसिंग क्या कहलाती है? पुलों से दाने पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। किसान कड़ी मेहनत करते हुए अपने काम का आनंद लेते हैं। समय पर वे अपने काम के साथ लय में लोकगीत भी गाते हैं। अनाज के अलग किए हुए दाने भूसे की ढेरियों में मिल जाते हैं। बल्ली फुसफुसाते हुए मल्ली से कहती है, क्या किसान इतनी सारी भूसी में से अनाज निकालने के लिए उसे हाथ से छांटेंगे? तो आगे क्या है इसमें, वह सोचती है किसानों को इन्हें अलग करने में कितना समय लगेगा। आइए वल्ली द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए क्रियाकलाप करें। यहाँ पर है, अपने क्षेत्र के लोकगीत खोजें और अपने मित्रों के साथ उनका आनंद लें। ये इसमें दिया गया, बताया गया है सभी बच्चों के लिए भी। आपके क्षेत्र में जो लोकगीत गाए जाते हैं आप उनकी खोज करें और सभी मित्रों के साथ में उनके गाएं और उनका गाने का आनंद लें। इससे आगे है यहाँ पर क्रियाकलाप 9.1, आइए खोजें। यहाँ पर चने की दाल में मुरमुरों की थोड़ी मात्रा मिल गई है। क्या आपका हस्त चयन के अलावा किसी अन्य विधि से इस मिश्रण को पृथक करने की विषय में सोच सकते हैं? मुट्ठी भर भुनी हुई मूंगफली के दाने लें और उन्हें अपनी हथेलियों के बीच से रगड़ें। क्या होता है? क्या मूंगफली के दानों से चिपक के पृथक करना संभव है? आप इसमें फूंक मारें, आप क्या देखते हैं? हटाए गए मूंगफली के छिलके और मूंगफली के दानों में से कौन सा भाग उड़ जाता है? आपने देखा होगा फूंक मारने से भारी भाग से हल्का भाग अलग हो जाता है। जब हम इन पे फूंक मारते हैं तो क्या होगा कि मूंगफली के दानों में से जो हम छिलका था वो अलग हो जाता है और मूंगफली के दाने हमारे हाथ में रह जाते हैं। आपके विचार में किसान इतनी सारी भूसी को अनाज कैसे अलग कर सकते हैं? तो इस तरह से जो किसान है उसके पास में इतनी सारी भूसी है, खेत के अंदर है, जो अनाज के अंदर मिली है, उसको किस तरह से अलग कर सकते हैं? पारंपरिक रूप से किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को अलग करने के लिए सूप का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है भाई? सूप का। पारंपरिक रूप से किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को अलग करने के लिए सूप बांस से निर्मित एक पात्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर सूप दिखाया गया है और इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर
किसे अनाज को और छिलकों को या भूसे को अलग करने के लिए पारंपरिक रूप से सूप का उपयोग किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर ये प्रश्न बन जाता है कि सूप का उपयोग कब किया जाता है, या कैसे किया जाता है। तो क्या कहेंगे, भारी और हल्के अवयवों को अलग करने के लिए सूप का उपयोग किया जाता है। या ये भी प्रश्न बन सकता है अभी, जो सूप है क्या काम आता है, या भारी और हल्के अवयवों को किसके द्वारा अलग किया जाता है। हम लिखेंगे सूप के द्वारा। अगले दिन उनके नाना जी उन्हें यह प्रक्रिया दिखाने के लिए खेत में ले जाते हैं। मल्ली और वली देखते ही खेत में एक किसान ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। किसान उस सूप को जिसमें थ्रेश किए हुए गेहूं के दाने वायु की दिशा में हिला रहा है। तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या गेहूं के दाने और भूसी दोनों अवयव एक ही स्थान पर गिरते हैं। गेहूं के दाने और भूसी में से कौन सा अवयव उड़कर दूर चला जाता है। क्या पवन दो अवयवों को पृथक कर सकती है। यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। यहाँ किसान जो है ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक स्टूल इसने लगाया हुआ है और यहाँ खड़ा हुआ है, और वो क्या करता है कि इसने सूप के अंदर ये जो है दाने और भूसी दोनों लिए हुए हैं, और यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जो है हवा की दिशा में इसको छोड़ता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर सूप दिखाया गया है, और ये भूसा है, ये अनाज है यहाँ पर। तो अनाज और भूसा जो है दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अनाज की यहाँ पर ढेरी बन जाती है और भूसा जो है अलग हो जाता है इस तरह से। तो इसको कहते हैं ओसाई। क्या कहते हैं इसको भी, ओसाई कहते हैं, या विनोइंग। तो इसमें यहाँ पर ये प्रश्न भी बन जाता है भी, ओसाई किसे कहते हैं या विनोइंग किसे कहते हैं। ठीक है ना। हवा के द्वारा सूप की सहायता से अनाज में से भूसा अलग करने की प्रक्रिया को ओसाई कहते हैं। आगे यहाँ पर है, मिश्रण में से भारी और हल्के अवयवों को हवा या फूंक मारकर पृथक करने की विधि क्या कहलाती है, ओसाई या विनोइंग कहलाती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बन जाता है, यहाँ पर ओसाई या विनोइंग किसे कहते हैं। तो उत्तर है इसका, मिश्रण में से भारी और हल्के अवयवों को हवा या फूंक मारकर पृथक करने की विधि ओसाई कहलाती है। क्या आपने अपने घर पर इस प्रक्रिया को होते हुए देखी है, यह प्रक्रिया क्या आपने देखी है। इससे आगे, तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप थ्रेशर नामक थ्रेसिंग मशीनें निर्मित की गई। क्या की है, थ्रेसिंग मशीनें। इन मशीनों का उपयोग पुलों से भूसी और अनाज के दानों को अलग करने के लिए किया जाता है। ये मशीनें थ्रेसिंग और ओसाई दोनों कार्य एक साथ कर सकती हैं। क्या कर सकते हैं अभी, ये पुलों में से अनाज को भी अलग निकाल देती हैं और अनाज में से भूसे को भी अलग निकाल देती हैं। तो इस तरह से इन मशीनों के द्वारा, थ्रेसिंग मशीनों के द्वारा ओसाई और थ्रेसिंग और ओसाई दोनों कार्य होते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या है, थ्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेशर नामक थ्रेसिंग मशीन। क्या है भी, थ्रेशर नामक थ्रेसिंग मशीन। यहाँ पर ये थ्रेशर नामक थ्रेसिंग मशीन जो है दिखाई गई है। इसे आगे है, अगले दिन मल्ली और वल्ली अपने पिता जी के मित्र घनश्याम भाई से मिलने के लिए गए। अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। वल्ली अपनी मामा जी से यात्रा के लिए मीठी पूरी बनाने का अनुरोध करती है। तो इसमें एक बार यहाँ से पढ़ते हैं, वल्ली बंद कमरे से चावल से भूसी अलग नहीं कर पा रही है, आप उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर है वल्ली, क्या मैं गेहूं से का आटा गूंथने में उसकी सहायता करूं, आपकी सहायता करूं। मामी जी, आटे में कोई भी व्यंजन तैयार करने के लिए पहले हमें आटे में विद्यमान चोकर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, चोकर निकालना होगा। वल्ली, हम कैसे कर सकते हैं। मामी जी, हमें इसके लिए चालनी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं अभी, चालनी का प्रयोग करते हैं। यहाँ इसमें चित्र में ये चालनी दिखाई गई है और इस आटे में से चोकर जो है यहाँ पर निकालते हुए दिखाया गया है। ये क्या है, इसमें चालनी है। क्या चीज़ है, चालनी है। तो चालन से आटे के बारीक कण चालनी के छिद्रों से निकल जाते हैं। जो चालन है उसे आटे के बारीक कण जो है चालनी के छिद्रों में से निकल जाते हैं, जैसा कि चित्र 9.5 में दिखाया गया है। कहाँ दिखाया गया है, 9.5 में दिखाया गया है। बड़े कण जैसे चोकर और छोटे कण चालनी में रह जाते हैं। ध्यान से चालनी का अवलोकन करें। क्या चालनी के सभी छिद्र एक ही आकार के हैं। यदि चालनी में छिद्र पदार्थों से बड़े हों तो क्या छानना प्रक्रिया काम करेगी। चालनी में गुजरने वाले कणों और चालनी में रहने वाले कणों के आकार में क्या अंतर है।
जब दो या दो से अधिक ठोसों के मिश्रण के अवयवों को कणों के आधार पर भिन्न है तब चालन की विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर है चालन विधि का उपयोग कब किया जाता है। प्रश्न क्या है भी, चालन विधि का उपयोग कब किया जाता है। तो इसका उत्तर है जब दो या दो से अधिक ठोसों के मिश्रण के अवयवों के कणों के आकार भिन्न हो। क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक ठोसों के मिश्रण के अवयवों के कणों के आकार भिन्न हो तो चालन का उपयोग किया जाता है। क्या आपने कभी निर्माण स्थानों पर रेत से कंकड़ और पत्थर हल करने के लिए चालनी का उपयोग होते देखा है। आपने जैसे निर्माण कार्य कहाँ होते हैं, जहाँ मकान बन रहे होते हैं वहाँ पर रेत को जो है चालनी की सहायता से छाना जाता है, उसमें से कंकड़ निकालने के लिए। तो आगे है, अहमदाबाद में पहुंचने पर वे घनश्याम भाई के साथ साबरमती आश्रम जाते हैं, जहां वे नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर ये महात्मा गांधी जी दिखाए गए हैं और इन्होंने दांडी यात्रा निकाली थी नमक सत्याग्रह के लिए, ताकि जो है नमक पर जो टैक्स लगाया था ये अपने आप इन्होंने नमक तैयार किया था। इस तरह से ये हम अपने इतिहास में पढ़ेंगे। साबरमती आश्रम किस लिए प्रसिद्ध है। दांडी यात्रा का एक पोस्टर बनाएं और चर्चा करें कि इस यात्रा का आयोजन क्यों किया गया था। मल्ली पूछता है नमक कहाँ से प्राप्त होता है। जो नमक है हम खाते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। उत्तर है समुद्र जल से। क्या है भी, समुद्र जल से। ये प्रश्न है नमक कहाँ से प्राप्त होता है, इसका उत्तर क्या है, समुद्र जल से। समुद्र जल पानी में घुले विभिन्न लवणों तथा अन्य पदार्थों का मिश्रण है। समुद्र जल में क्या होता है, लवण और अन्य पदार्थ घुले हुए होते हैं। नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र का जल उथले गड्ढों में रखा जाता है, जहाँ धूप और हवा के संपर्क में आता है। कुछ दिनों में जल पूरी तरह से वाष्पित हो जाता है और ठोस नमक शेष रह जाता है। फिर इस लवण के मिश्रण को संशोधित कर साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की विधि है कि समुद्री जल से साधारण नमक कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। समुद्र का जल लहरों के द्वारा जो है समुद्र के किनारे पर आ जाता है, वहाँ पर क्यारियाँ बनी हुई होती हैं और जब लहरें जो है समुद्र के किनारे के पास आती हैं ज्वार भाटे के द्वारा, तो उसमें पानी जो है इन क्यारियों के अंदर, इनको लहगरू बोलते हैं, भर जाता है और फिर बाद में जो है धीरे धीरे पानी जो है वाष्पित हो जाता है, सूर्य की गर्मी से वाष्पित हो जाता है और शेष नमक रह जाता है। इस नमक को फिर इकट्ठा कर दिया जाता है। इस नमक को इकट्ठा करने के बाद में फिर जो है क्या करते हैं, शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के बाद में फिर इसको जो है थैलियों में या बोरों में भर करके बाजार में बेचा जाता है। तो इस प्रकार समुद्र के जल से नमक प्राप्त किया जाता है। तो इसमें आगे है यहाँ पर, भारत में उन जलाशयों के विषय में पता लगाएं जिसमें साधारण नमक पाया जाता है। इसका एक स्रोत राजस्थान के में सांबर झील में है। तो राजस्थान में नमक कहाँ पाया जाता है, सांभर झील में। आइए हम स्वयं क्रियाकलाप करके पता लगाएं कि नमक के विलयन से नमक को कैसे अलग कर सकते हैं। इसमें अगला है क्रियाकलाप 2। आइए अवलोकन करें और रचनात्मक बने। एक कटोरी या कोई भी पात्र लें और उसमें जल से आधा भरें, उसमें 2 या 3 चम्मच नमक डालें और तब तक खिलाते रहें जब तक वह घुल कर विलयन बना ले। एक काले या गहरे रंग का मोटा कागज टुकड़ा लें और नमक की उस विलयन की कुछ बूंदें डालें। सबसे पहले क्या है, एक कटोरी या कोई पात्र लेना है, आधा जल से भरना है, 2 या 3 नमक डालना है, हिलाते रहना है, घुल जाना चाहिए। तीसरा है, काले या गहरे रंग का मोटा कागज का टुकड़ा लें और नमक के इस पर विलयन की कुछ बूंदें हमने डालनी है। तो हम क्या देखते हैं, आइए इस नमक के विलयन से कागज पर अपने पसंद की कोई कलाकृति बना सकते हैं और उसे सूखने दें। अवलोकन करें, जो नमक का विलयन है सूखने से पहले कागज पर ऐसा दिखाई देता है, सूखने के बाद में इसमें ऐसा दिखाई देता है और ये कलाकृति हम इसमें इसको पानी को जैसे जो नमक युक्त पानी है उसको जो है जल है उसको हम जो हिला करके ऐसा बना सकते हैं। मोटे काले कागज पर फैली नमक के विलयन की बूंदें यहाँ पर जो दिखाई गई हैं। क्या आपने कभी गर्मियों के समय गहरे रंग के कपड़ों पर सफ़ेद
धब्बे देखे हैं, ये धब्बे कैसे बनते हैं। जब आगे कहता है इसमें कि आपको कागज़ पर कुछ धब्बे दिखाई देते हैं, तो इसमें यहाँ पर है जो गर्मियों में हम गर्मियों में कपड़े पहनते हैं, हमें पसीना आता है, पसीने में क्या होता है, नमक की मात्रा होती है, और वो धब्बे हमें दिखाई देते हैं कपड़ों के ऊपर, कई बार ऐसा होता है। तो आगे कहेंगे, क्या आपको कागज़ पर कुछ धब्बे दिखाई देते हैं, आपको क्या लगता है कि कागज़ पर क्या बचा है। कागज़ छूकर आप नमक की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। पानी कहाँ लुप्त हो गया, जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा, नमक साधारण का अध्याय का स्मरण करें। आइए उत्तर प्राप्त करने के लिए आगे जांच करें। समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली आयुर्वेद में उपचार के लिए जड़ी बूटियों या पौधों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। प्राय इन सामग्रियों जैसे विभिन्न औषधीय पौधे की जड़ों, पत्तियों, फूलों या बीजों को छाया में सुखाया जाता है। इस प्रक्रिया के अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण हो जाता है, इससे औषधि का महत्वपूर्ण भाग जो है बचा रह जाता है। इस अध्याय में आज हम इस वीडियो में आज हम इस अध्याय में से इतना ही अध्ययन करेंगे, और शेष जो है आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।